और तब तक प्रिंसिपल ने सभी से कहा कि इस घटना के बारे में कोई भी बाहर किसी से कुछ नहीं कहेगा। जब तक अगली मीटिंग नहीं हो जाती सबको चुप रहना होगा। इसके बाद प्रिंसिपल ने ऐलान किया, छात्र किम ह्यून संग को 1 हफ्ते के लिए क्लास से सस्पेंड किया जाता है। इस दौरान वो अपने किए के बारे में सोचेगा कि उससे कहाँ गलती हुई। 1 हफ्ते बाद वो अपने गार्जियन के साथ स्कूल वापस आएगा। ह्यून संग अपनी जगह से उठा, प्रिंसिपल को धन्यवाद दिया और कहा, जी मैं सब समझ गया। इतना कहकर वो बाहर निकल गया। ह्यून संग अभी थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि उसका क्लास टीचर किम यून चुल उसके पीछे दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए जितना हो सकता था उतना किया, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है। तुमने किसी वजह से मिन हो पर भी हमला कर दिया। अब इस मामले को सुलझाना बहुत मुश्किल होगा। फिर टीचर ने कहा, अब तुम कुछ दिन किसी तरह की परेशानी मत खड़ी करना। अगर सब शांत रहा तो मैं इस मामले को सुलझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ह्यून संग ने टीचर की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, सच में ये आदमी कितना अजीब है। सिर्फ 2 दिन पहले यही टीचर उसे थप्पड़ मार रहा था और उस पर चिल्ला रहा था। हकीकत तो ये थी कि ये आदमी बहुत पहले एक सच्चा टीचर होना छोड़ चुका था और इंसान के रूप में भी उसकी कोई कीमत नहीं थी। लेकिन अभी ह्यून संग को उससे एक काम लेना था। वो सिर्फ इसलिए जरूरी था ताकि ह्यून संग अपने स्कूल के साथियों से बदला ले सके। ह्यून संग ने कहा, सर मुझे पता है कि आज आपने स्टाफ मीटिंग में मेरे लिए काफी कोशिश की, लेकिन आपको शुरू से पता था कि मिनचुल और उसका गैंग क्या क्या करता था। आप पहले दिन से सारी सच्चाई जानते थे, इसलिए अब आपको सिर्फ एक बात याद रखनी होगी। अगर आप अपनी नौकरी बचाना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन तक मुझे हर हाल में चुप रखना होगा, चाहे इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। सब कुछ मेरे भले के लिए करना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं वादा करता हूँ सिर्फ आपकी जिंदगी ही नहीं, अंग्रेजी मैडम की जिंदगी भी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। ह्यून संग ने उस आदमी की तरफ देखा जो खुद को टीचर कहता था। फिर उसने कहा, मैं अपना वादा हमेशा निभाता हूँ, इस बार भी निभाऊंगा। किम यून चुल समझ गया कि अब इस लड़के से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। उसके अंदर कुछ बदल चुका था। अब सिर्फ उसकी बातें ही काफी थीं। उसे किसी सबूत की भी जरूरत नहीं थी। सच तो ये था कि ह्यून संग अभी इसी समय इस टीचर को भी अपनी जिंदगी से बाहर करना चाहता था, लेकिन उसका असली मकसद अभी बहुत दूर था। वो जानता था कि सिर्फ गुस्से में आकर ऐसे लोगों को हटाना ठीक नहीं होगा जो आगे चलकर काम आ सकते हैं। किम यून चुल कम से कम तब तक उसके लिए काम का था जब तक स्कूल में ह्यून संग की स्थिति मजबूत नहीं हो जाती। कोई कह सकता था कि वो सिर्फ एक टीचर है, लेकिन इस हालत में अपनी नौकरी और अपनी जिंदगी बचाने के लिए वही टीचर ह्यून संग के बहुत काम आ सकता था। ह्यून संग ने अपना स्कूल बैग उठाया। पूरी क्लास चुपचाप उसे देखती रही। वो बिना कुछ कहे स्कूल से बाहर निकल गया। 1 हफ्ते बाद वो फिर वापस आएगा और उसी दिन वो अपने उस प्लान को शुरू करेगा जिसकी तैयारी वो कई सालों से कर रहा था। जब उसका प्लान पूरा होगा तो प्रिंसिपल ओ ताए ह्वान अब पहले की तरह आराम से अपने पौधों की देखभाल नहीं कर पाएंगे। उनकी जिंदगी में ऐसी मुश्किलें आने वाली थीं जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। और इस तरह बिल्कुल अचानक किम ह्यून संग के पास कई सालों बाद थोड़ा खाली समय आ गया। उसने सोचा कि अब वो उन जगहों पर जाएगा जहां वो इतने सालों से नहीं गया था और जो कभी उसकी सबसे पसंदीदा जगहें हुआ करती थी। ह्यून संग एक पुराने घर में रहता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी वो पुराना घर नहीं था। उस पुराने घर की एक अच्छी बात जरूर थी। उसके माता पिता की मौत के बाद मिले लाइफ इंश्योरेंस के पैसों की वजह से कम उन्हें किराए का घर लेकर हर महीने किराया नहीं देना पड़ता था। लेकिन बाद में उसकी दादी ने उसे बताया था कि अस्पताल का खर्च भरने के लिए उन्हें वो घर भी बेच देना पड़ा। उसी पल ह्यून संग को लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया बिखर गई हो। पहले उसे वही घर किसी कबाड़ जैसा लगता था, लेकिन अब उसे सिर्फ एक बार फिर उस घर में लौटने की खुशी थी। ह्यून संग ने घर का दरवाजा खोला। वो अंदर गया और जोर से अपनी दादी को आवाज दी। उसने पूरे घर में नजर दौड़ाई। अगर उसे सही याद था तो इस समय उसकी दादी आमतौर पर काम पर होती थी। वो अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करती थी। ह्यून संग अच्छी तरह जानता था कि उसका इस दुनिया में वापस लौट आना तो इतना ताकतवर बनना होगा कि उनके पास उसके सामने टिकने का कोई मौका ही ना बचे। इतना ही नहीं, उसे एक बहुत मशहूर खिलाड़ी जितना ताकतवर भी बनना था। ह्यून संग उस खिलाड़ी को अपनी तरफ लाना चाहता था, क्योंकि अगर वो उसके साथ आ गया तो आगे का सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। अब बारी थी उसकी दूसरी शर्त की। ह्यून संग जानता था कि दुश्मन हमेशा मिलकर हमला करते हैं, इसलिए उनका मुकाबला करने के लिए उसे भी अपने जैसे सोचने वाले लोगों का एक मजबूत ग्रुप बनाना होगा। ऐसे दोस्त जो हर हाल में उसका साथ दे। ह्यून संग समझता था कि इस समय उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यही थी कि वो अभी सिर्फ एक साधारण हाई स्कूल का छात्र था। कोई भी योजना कितनी भी परफेक्ट क्यों ना हो, अगर उसे पूरा करने की ताकत और क्षमता ना हो तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए अब समय आ गया था कि वो अपनी योजना पर काम शुरू करे। उसे मेहनत करनी होगी और सही लोगों को अपने साथ जोड़ना होगा। अब उसकी योजना की तीसरी और आखिरी शर्त थी प्रभाव, यानी इन्फ्लुएंस। ये ऐसी चीज थी जिसे वो अपनी पुरानी यादों और भविष्य की जानकारी की मदद से हासिल कर सकता था। ह्यून संग इस तीसरे हिस्से को इन्फ्लुएंस कहता था। उसे इतना प्रभाव चाहिए था कि वो अपनी हर योजना को सच कर सके और उसके रास्ते में कोई भी रुकावट खड़ी ना हो सके। यही प्रभाव आगे चलकर माता पिता समिति वाली मीटिंग में भी उसके बहुत काम आने वाला था। उसी समय शहर के पुलिस स्टेशन में हमेशा की तरह
जोर जोर से आवाजें गूंज रही थी। एक जवान लड़का पुलिस वालों पर चिल्ला रहा था। वो गुस्से में कह रहा था, तुम लोगों को जरा भी पता है कि मैं किस परिवार से हूँ? अगर अपने ही शहर के लोगों को नहीं पहचानते तो फिर ऐसी पुलिस का क्या फायदा? पुलिस वाले उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लड़का साफ तौर पर किसी बड़े और अमीर आदमी का बेटा था। वो बहुत घमंडी था और पुलिस वालों से भी बेहद बदतमीजी से बात कर रहा था। वो था को चांग बोम, जो म्योंगचुन कंस्ट्रक्शन के मालिक का बड़ा बेटा था। उम्र 35 साल हो चुकी थी, लेकिन अब तक उसने ढंग से और समझदारी से व्यवहार करना नहीं सीखा था। उस समय वो गुस्से से आग बबूला था। वो पुलिस स्टेशन में रखी कुर्सियों को लात मार रहा था। बेशक पुलिस वाले अच्छी तरह जानते थे कि वे किससे सामना कर रहे थे। को चांग बोम शहर का एक खतरनाक और रसूखदार आदमी था। अगर वो चाहता तो बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता था। हाल के दिनों में वो पहले से थोड़ा संभल कर रहने लगा था, क्योंकि अब परिवार की संपत्ति और कारोबार को लेकर वारिसों के बीच मुकाबला शुरू हो चुका था। लेकिन पुलिस के पास कानून के मुताबिक काम करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वे उसके खिलाफ एक और रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। उन्हें पता था कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। कम से कम ये उससे बेहतर था कि बाद में उसे पूरे शहर में ढूंढते फिरे। को चांग बोम ने रिपोर्ट को ध्यान से दोबारा पढ़ा। मामला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अगर उसके खिलाफ केस दर्ज हो गया तो उसके छोटे भाई को सीधा फायदा मिल जाएगा। चांग बोम जानता था कि गलती उसी की थी। पहला हाथ उसी ने उठाया था। अब उसके पास दो बुराइयों में से कम नुकसान वाली बात चुनने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। हालात और भी खराब इसलिए थे क्योंकि कुछ ही समय पहले उसके पिता ने ऐलान किया था कि परिवार के सभी वारिसों के बीच एक मुकाबला होगा। उसी के आधार पर तय किया जाएगा कि कारोबार संभालने के लायक असली वारिस कौन है। अब उसके पिता के सामने एक बड़ा सवाल था। क्या वो अपना बिजनेस उस बड़े बेटे को सौंपे जो सिर्फ हाई स्कूल तक पढ़ा था, या फिर छोटे बेटे को जिसने एक नामी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी, एक प्रभावशाली परिवार की लड़की से शादी की थी और शादी के बाद अपनी स्थिति को और मजबूत बना लिया था। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अफसर को भी को चांग बोम के लिए थोड़ा अफसोस हो रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि इस मामले में गलती साफ तौर पर उसी की थी। पुलिस उसे ऐसे ही छोड़ नहीं सकती थी जब उसने निर्दोष लोगों के साथ मारपीट की थी। चांग बोम खुद को बचाने की कोशिश करते हुए बोला, मैंने लड़ाई शुरू नहीं की थी, लेकिन अफसोस उसके पास अपनी बात साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था और पीड़ित लोगों के बयान को गलत साबित करने का भी कोई तरीका नहीं था। चांग बोम समझ नहीं पा रहा था कि इस पूरे मामले को अपने पक्ष में कैसे बदले। तभी उसकी नजर पुलिस स्टेशन में खड़े एक स्कूल के लड़के पर पड़ी। वो लड़का भी किसी वजह से वहां मौजूद था। लड़के ने अपना हाथ उठाकर सीधे को चांग बोम की तरफ इशारा। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि कुछ लोगों ने मिलकर को चांग बोम को घेर लिया था। उन्होंने पहले उसका रास्ता रोका, फिर जानबूझकर उसे उकसाना शुरू किया। लड़के ने पुलिस से कहा, मैं वहां से गुजर रहा था, मैंने पूरी घटना देखी। वहां आसपास कोई कैमरा नहीं था, इसलिए मुझे लगा कि बाद में परेशानी हो सकती है। तभी मैंने पास में खड़ी एक गाड़ी के ड्राइवर से उसका डैश कैम वीडियो ले लिया। उसने आगे कहा, मुझे पता है कि मैं नाबालिग हूँ, मेरी गवाही अकेले शायद ज्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन अब आपके पास ये वीडियो है जिसमें पूरी घटना साफ दिखाई दे रही है। लड़के के मुताबिक को चांग बोम पूरी कोशिश कर रहा था कि झगड़ा ना हो, लेकिन सामने वाले गुंडे पीछे हटने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने ही पहले हमला किया था। उस आदमी के पास अपनी जान बचाने के लिए जवाब देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लड़के ने कहा, अगर ये इतने ताकतवर हैं कि एक ही मुक्के में सामने वालों को गिरा दिया, तो इसमें इनकी क्या गलती है? ये साफ तौर पर सेल्फ डिफेंस था। लड़के को पूरा यकीन था कि को चांग बोम ने सिर्फ अपनी रक्षा की थी। ये सुनते ही को चांग बोम ने खुशी से लड़के को गले लगा लिया। उसने कहा, तुमने बिल्कुल सच कहा है, तुम सच में हीरो हो, तुमने सही बात कहने की हिम्मत दिखाई। को चांग बोम को अपने पिता की एक बात याद आ गई। वे हमेशा कहते थे, हाथ सिर्फ उसी पर उठाना जो सच में उसका हकदार हो। अब जब उनके पास वीडियो सबूत भी था तो शायद मामला कोर्ट तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पुलिस अफसर ने पूरी वीडियो ध्यान से देखी, फिर उसने कहा, मैं फिलहाल ये जांच बंद करने के लिए तैयार हूँ। जब हमला करने वाले लोग होश में आ जाएंगे तब हम आपको दोबारा पूछताछ के लिए बुलाएंगे। इसके बाद पुलिस अफसर ने को चांग बोम से माफी मांगी। उसने कहा, मुझे आपकी बात पहले ध्यान से सुननी चाहिए थी, मैंने जल्दबाजी में फैसला कर लिया क्योंकि सामने वाले लोगों को ज्यादा चोट लगी थी। को चांग बोम धीरे से अफसर के पास गया और बहुत शांत आवाज में बोला, तुम जो कुछ भी कह रहे हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात मैं कभी नहीं भूलूंगा, मैंने तुम्हारा चेहरा अच्छी तरह याद कर लिया है। अब मैं तुम्हारी जिंदगी मुश्किल बना दूंगा। इतना कहकर वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गया। बाहर आते ही को चांग बोम ने फिर से उस लड़के को गले लगाया। उसने उसका धन्यवाद किया और कहा, आज तुमने सच में मेरी जिंदगी बचा ली। फिर उसने कहा, जो लोग मेरी मदद करते हैं मैं उन्हें कभी नहीं भूलता, ये बात हमेशा याद रखना। इतना कहकर उसने अपनी जेब से नोटों की एक मोटी गड्डी निकाली और लड़के की तरफ बढ़ा दी। हैरानी की बात यह थी कि लड़का जरा भी नहीं घबराया। उसने बिना झिझक पैसे लिए और सीधे अपनी जेब में रख लिए। आमतौर पर उस उम्र के लड़के इतनी बड़ी रकम लेने से डर जाते हैं, लेकिन ये लड़का बिल्कुल अलग था। को चांग बोम बड़ी दिलचस्पी से उसे देखने लगा। उसे एक बात और हैरान कर रही थी, आखिर इस लड़के ने डैश कैम की वीडियो कैसे हासिल कर ली? ये कोई साधारण लड़का नहीं था। उसी समय उस छात्र ने को चांग बोम की तरफ देखा और पूछा, क्या आपको सच में लगता है कि ये सब सिर्फ एक हादसा था? को चांग बोम उसकी बात समझ नहीं पाया। ये देखकर ह्यून संग ने सीधे और साफ शब्दों में बात करनी शुरू की। उसने कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप कैसे इंसान हैं। मुझे ये भी पता है कि इस समय आपका अपने छोटे भाई को चांग सोक के साथ
विरासत और कारोबार को लेकर लड़ाई चल रही है। ये सुनते ही को चांग बॉम के मन में शक पैदा हो गया। उसे लगा शायद ये सब कोई हादसा नहीं था, किसी ने बहुत सोच समझकर पूरी योजना बनाई थी और वो खुद सिर्फ किसी और के खेल का एक मोहरा बन गया था। ह्यून संग आगे बोला, इस पूरे मामले में कुछ भी संयोग नहीं है, सब पहले से प्लान किया गया था। उसने कहा, मेरे पास इसके सबूत भी हैं। ये सुनकर को चांग बॉम की दिलचस्पी और बढ़ गई। पिछले 10 साल तक कोमा में पड़े रहने के दौरान ह्यून संग ने दायसान के मशहूर को परिवार से जुड़ी लगभग हर खबर सुनी थी। टीवी पर उनके परिवार की खबरें बार बार दिखाई जाती थी, इसलिए ह्यून संग को चांग बॉम की पूरी जिंदगी के बारे में पता था और ये भी कि आखिर उसका दुखद अंत कैसे हुआ था। इसके बाद ह्यून संग ने चांग बॉम की तरफ देखा और कहा, ह्यून संग ने कहा, अगर आप सच में मेरे एहसान का बदला चुकाना चाहते हैं तो मुझे सिर्फ 1 घंटा दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये मेरी पूरी जिंदगी से जुड़ा मामला है। इसके बाद दोनों पास के एक कैफे में गए और एक टेबल पर बैठ गए। ह्यून संग ने अपना टैबलेट निकाला और चांग बॉम को डैश कैम की असली वीडियो दिखाई। ह्यून संग ने कहा, आपके सेल्फ डिफेंस को साबित करने के लिए पुलिस को सिर्फ वीडियो का आखिरी हिस्सा दिखाना ही काफी था, इसलिए मैंने उन्हें शुरुआत वाला हिस्सा नहीं दिखाया, लेकिन अब मैं आपको पूरी वीडियो दिखाने वाला हूं। तब आपको समझ आ जाएगा कि असल में क्या हुआ था और ये भी कि ये कोई संयोग नहीं था,